खुश आमदीद, वेलकम आप सभी लोगों का जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं। आज का जो प्रोग्राम है यानी आज का जो लेक्चर है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक अहम टॉपिक पे है। सिस्टम्स अप्रोच यानी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में निज़ाम का नुक्ते नज़र। ये एक ये एक मॉडल है जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं और इस मॉडल में हम इंटरनेशनल रिलेशंस को एनालाइज करते हैं इस मॉडल के तौर पे। आज के इस लेक्चर में हम दो तीन चीजों का जो है पूरा करना है। जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर का, दो तीन चीजों पे हम नजर डालेंगे। पहला, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे इस सिस्टम्स अप्रोच का, ये क्या है वगैरह वगैरह। उसके बाद हम साथ में इसके ओरिजिन वगैरह पे बात करेंगे। उसके बाद में हम ये कहाँ से आया, इसका ओरिजिन वगैरह है जिसमें कापलन वगैरह जो है अहम किरदार अदा किया है उसको डेवलप करने में, उस पे बात करेंगे। और आखिर में हम कापलन का जो मेन कंपोनेंट्स है इस सिस्टम्स अप्रोच के, वो किस तरह से इसको देखता है, किस तरह से उसने हमारे सामने इसको दिया रखा है, हम उसको एनालाइज करेंगे और उसी के साथ हम आज का लेक्चर कंक्लूड करेंगे। तो ये है हमारे आज के इस लेक्चर के तीन चार ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव्स। और जो टॉपिक है वो मैं फिर से आप दोहराऊंगा, ये है सिस्टम्स अप्रोच और ये है इंटरनेशनल रिलेशंस का एक अहम हिस्सा। निजाम के नुक्ते नजर को बैनुल अक़वामी सियासत के मुताले के लिए एक मुफीद नुक्ते नजर के तौर पे शुमार किया जा सकता है। ये जो सिस्टम्स अप्रोच है ये इंटरनेशनल रिलेशंस में बैन को मुताला, इंटरनेशनल रिलेशंस को एनालाइज करने का एक अहम मॉडल, एक अहम सिस्टम देखा गया है इसको। ये उसमें से सबसे बेहतरीन मॉडल है जिसकी बुनियाद पे हम बैनुल अक़वामी ताकत, बैनुल अक़वामी सियासत को समझते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस यानी बैनुल अक़वामी सतह पे इस सिस्टम्स अप्रोच को बहुत अहम करार दिया गया है। इसे अक़वाम के दरमियान ताल्लुकात के मजमूई नजरिए के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो सिस्टम्स अप्रोच है ये अक़वाम के दरमियान यानी मुल्कों के दरमियान, जो इंटरनेशनल लेवल पे मुल्कों के दरमियान, तमाम मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, चाहे ताल्लुकात वो किसी भी नेचर के हो, किसी भी तरह से हो, चाहे वो दुश्मनी हो, दोस्ताना हो या कोई और चीज हो, वो सब एनालाइज करने में हमारा बहुत बड़ा मदद करता है। यानी हम इस मॉडल को, सिस्टम्स अप्रोच को इंटरनेशनल रिलेशंस में मुल्कों के दरमियान जिस तरह के भी ताल्लुकात है उसको एनालाइज किया जा सकता है और करते हैं इस मॉडल के बुनियाद पर। बैनुल अक़वामी सियासत के मुताले के लिए सिस्टम्स अप्रोच के ज़ुहूर को 20वीं सदी के सबसे अहम पेशरफ्त करार दिया जा सकता है। यानी ये सिस्टम्स अप्रोच इतना अहम अप्रोच है, इतना अहम मॉडल है इंटरनेशनल रिलेशंस में, यानी या इंटरनेशनल रिलेशंस को एनालाइज करने में, अंडरस्टैंड करने में, डिफाइन करने में, ये इतना अहम है कि ये कहा गया है इसके बारे में कि ये 20वीं सदी की बहुत बड़ी पेशरफ्त है। यानी 20वीं सदी की एक अहम कंट्रीब्यूशन जो था इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो सिस्टम्स अप्रोच के तौर पे काफी अच्छा माना जाता है, काफी बड़ा माना जाता है। 20वीं सदी का एक अहम कंट्रीब्यूशन जो है, डेवलपमेंट जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में, उसमें सिस्टम्स अप्रोच का एक बहुत बड़ा नाम है। अपनी पैदाइश के फौरन बाद, यानी जब ये इसका ओरिजिन हुआ, जब ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट से हमारे सामने रखा, सिस्टम्स अप्रोच ने जदीद सियासी साइंसदानों की एक बड़ी तादाद को दिलचस्पी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जो ही ये वजूद में आया, जो ही ये हमारे सामने आया, पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा बन गया, दुनिया भर के जो अहम साइंसदान थे, जो सियासतदान थे, साइंसदान थे, जो पॉलिटिकल साइंस से वाबस्ता थे, उसने इस सिस्टम्स, उनमें से बहुत सारे लोग इसकी तरफ मायल हो गए। वो इस सिस्टम्स अप्रोच को बहुत अहम तौर पे देखने लगे। उनको ये लगा कि ये एक अहम चीज है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे बहुत आगे ले जा सकती है। तो इसलिए इसे बहुत ज्यादा साइंसदान जो थे, सोशल साइंटिस्ट रादर, जो 20वीं सदी के लोग हैं, इस सिस्टम्स अप्रोच के
ऑरिजिन के इमीडिएटली बाद, उसके फौरन बाद वो इसकी तरफ माइल हो गए और इसको देखने लगे, वो इसको एनालाइज करने लगे कि ये सिस्टम्स अप्रोच क्या है, और बहुत सारे लोग इससे काफी ज्यादा मुतासर भी हुए। 1950 की दहाई के आखिर में मुतारिफ होने के बाद से बहुत से ऐसे साइंसदान अक़वाम के दरमियान ताल्लुकात का तज्जिया करने के लिए सिस्टम्स अप्रोच को बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहे। और 1950 के बाद, यानी जब ये वजूद में आया और हमारे सामने आ गया और ये पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा बन गया, खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस का हिस्सा बन गया, तो बहुत सारे लोग जो है, जो सोशल साइंटिस्ट है, जो पॉलिटिकल साइंस है, जो दुनिया की सियासत के तज्जियाकार है, या जो दुनिया को जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बाकायदा से इंटरनेशनल रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने में इस्तेमाल किया। उससे पहले भी बहुत सारे मॉडल्स थे, उससे पहले भी बहुत सारी थ्योरीज थे जिनको इंटरनेशनल रिलेशंस का हिस्सा थे, जिनको इंटरनेशनल रिलेशंस यानी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का मुआयना करने में इस्तेमाल किया जाता था। मगर ये एक नई तरक्की हुई थी बैनुल अक़वामी ताकत में, पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, और इसके फौरन बाद बहुत सारे लोगों ने ना सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, बल्कि इसको बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को समझने में, उसको एनालाइज करने में, उसको डिकोड करने में इस्तेमाल किया, बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया। ये एक मॉडल की तरफ, एक थ्योरी की तरह लोगों ने इस्तेमाल की और आगे दी। निजाम का नुक्ता नजर यानी सिस्टम्स अप्रोच का एक निजाम की मामलियत की, इसकी खुद तंजीम, ताल्लुकात और इसके मुख्तलिफ अनासर के दरमियान तामुल के लिहाज से किसी रुझान का समझने का एक फ्रेमवर्क है। ये जो सिस्टम्स अप्रोच है, ये क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है किस चीज को? मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, और इसके मुख्तलिफ अनासर के दरमियान जो है एक उस लिहाज से देखा गया है। दुनिया के अलग अलग मुल्क हैं, और उन मुल्कों के दरमियान जितने भी ताल्लुकात है और जिस तरह से भी ताल्लुकात है, उनको समझने के लिए सिस्टम्स अप्रोच को एक फ्रेमवर्क के तौर पे देखा गया है। सिस्टम्स अप्रोच के यानी निजाम के नुक्ता नजर का इस्तेमाल बैनुल अक़वामी निजाम के काम की जांच करके किसी रुझान को समझने के लिए किया जाता था। अलग अलग तरह से नई डेवलपमेंट जो हुई थी इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो उनको समझने के लिए भी इसको एक फ्रेमवर्क के तौर पे देखा गया, इस्तेमाल किया गया, और फिर उसकी बुनियाद पे नए कंक्लूजन्स जो है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को लेकर दिए गए। बजाय इसके कि इसकी अनासर यानी कौमी रियासत में होने वाली पेशरफ्त का तज्जिया किया जाए, ये एक निजाम के तारफ अनासर के दूसरे से जुड़े हुए सेट के तौर पे की जा सकती है। ये जो सिस्टम्स अप्रोच है, इसका एक अहम आर्ग्यूमेंट था, ये था कि हम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ये हर मुल्क को अलग के तौर पे नहीं देखता था, बल्कि वो एक होल का यानी एक सिस्टम का एक हिस्से के तौर पे देखा जाता था। ये एक अहम आर्ग्यूमेंट था जो सिस्टम्स अप्रोच ने हमारे सामने देखा कि जो जितने भी मुल्क हैं वो इंडिविजुअल नहीं है, वो आइसोलेटेड नहीं है, वो अलग नहीं है, बल्कि वो एक पूरे होल का यानी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उनका एक हिस्सा है। और उस तरह से इसने कहा कि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को समझने की जरूरत है। उससे पहले क्या किया जाता था? उससे पहले हर मुल्क की सियासत को समझने के लिए उस मुल्क पे फोकस किया जाता था, आइसोलेशन में, अलग की तौर पे। मगर सिस्टम्स अप्रोच का जो सबसे बड़ा जो अहम चीज था, एक अहम कंट्रीब्यूशन और एक अहम आर्ग्यूमेंट ये था कि ये हर मुल्क को एक हिस्से के तौर पे देखता था। यानी दूसरे लफ्जों में अगर मैं बोलूं तो हर मुल्क एक कनेक्टेड है दूसरे मुल्क से। तो एक मुल्क की सियासत को, खासकर बैरूनी सियासत को समझने के लिए आपको पूरे सिस्टम को समझने की जरूरत है। इन इंग्लिश हम इसको बोल सकते थे interconnected set of elements that is coherently organized in a way that achieves something। ठीक है, एक पूरी दुनिया को इसने एक सिस्टम के तौर पे देखा, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पे पेश किया। चार अहम जो
फीचर्स है सिस्टम्स अप्रोच के 4 अहम एलिमेंट्स है, 4 अहम फीचर्स है। उसमें पहला अनासर यानी एलिमेंट्स, दूसरा बाहिमी रब्त यानी इंग्लिश में बोले इसको अगर मैं तर्जुमा करूं तो उसका मतलब है इंटरकनेक्शंस या इंटरकनेक्टेडनेस। अनासर एलिमेंट्स, बाहिमी रब्त इंटरकनेक्शंस या इंटरकनेक्टेडनेस, फाल या मकसद, चौथा जो है पर्पस और फंक्शन, और तीसरा और चौथा जो है एक मुनज़्ज़म क़ुव्वत, एक रेगुलेटिंग फोर्स। जो 4 अहम फीचर्स है सिस्टम्स अप्रोच के, वो है अनासर एलिमेंट्स, दूसरा बाहिमी रब्त इंटरकनेक्टेडनेस इंटरकनेक्शंस, तीसरा फाल और मकसद यानी पर्पस या फंक्शन, और चौथा एक मुनज़्ज़म क़ुव्वत यानी एक क़ुव्वत होती है, एक रेगुलेटिंग फोर्स होती है जो इसको चलाती है। तो इन 4 चीजों को देख के ही आप इंटरनेशनल रिलेशंस को समझ सकते हैं। ये था सिस्टम्स अप्रोच का जो है बेसिक आर्ग्यूमेंट। सिस्टम्स अप्रोच या जनरल सिस्टम्स थ्योरी, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्कॉलर जो है जनरल सिस्टम्स थ्योरी के तौर पे भी जानते हैं और कहते हैं, तो इसलिए मैंने ये लफ्ज डेलिब्रेटली इस्तेमाल किया ताकि आप इस लफ्ज से भी जो वाकिफ हो। क्योंकि कई बार आपको ये आप कहेंगे कि हम सिस्टम्स अप्रोच पढ़ेंगे, किसी ने लिखा है सिस्टम्स थ्योरी, तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये कोई डिफरेंट चीज नहीं। सिस्टम्स अप्रोच और जनरल सिस्टम्स थ्योरी बल्कि एक ही चीज है। सिस्टम्स अप्रोच या जनरल सिस्टम्स थ्योरी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का तज्जिया करने की कोशिश करती है, जो कि एक दूसरे पर मुनस्सर और बाहम मरबूत है। ये जो सिस्टम अप्रोच है सीक्स टू एनालाइज, ये क्या करती है, एनालाइज करती है इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्शंस जो विच आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड। ये एक सिस्टम को इस तरह से देखती है कि हर मुल्क दूसरे मुल्क से कनेक्टेड है और हर मुल्क दूसरे मुल्क पे डिपेंडेंट है। सो देयर आर इंटरैक्शंस एंड देन देयर आर इंटरडिपेंडेंस या इंटररिलेटेड। हर मुल्क दूसरे मुल्क से जुड़ा हुआ है, हर दूसरा मुल्क तीसरे मुल्क पे डिपेंडेंट है, हर मुल्क दूसरे मुल्क के साथ वाबस्ता है। तो हर मुल्क ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है और इंटरेक्शन से ये कंटिन्यूअसली होती है। तो उस लिहाज से ये इंटरनेशनल रिलेशंस को, बैनुल-अक़वामी ताकत को एनालाइज कराती है। ठीक है, ये पूरे मुल्क जो दुनिया की जितने भी ममालिक हैं उनको इंटरकनेक्टेड देख के ही एनालाइज करती है। ये बैनुल-अक़वामी अदाकारों के तर्ज अमल के निज़ाम के तौर पर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का मुताला करती है। ठीक है, ये जो कहती है, ये पढ़ती है इंटरनेशनल रिलेशंस बैनुल-अक़वामी ताकत एज अ सिस्टम ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंटरनेशनल एक्टर्स। हर मुल्क इंटरनेशनल रिलेशंस का एक अहम किरदार है। ये उस तरह से देखते हैं बैनुल-अक़वामी ताकत को, ये इस तरह देखती है कि हर मुल्क इस सिस्टम का एक एक्टर है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है, इसमें जो मुल्क है वो एक अदाकार, एक किरदार के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, ईच नेशन, हर कौम बैनुल-अक़वामी माहौल में अमल करती है। हर मुल्क एक इंटरनेशनल सिस्टम में काम करती है। वो अमल, जो भी उसके एक्शंस है, वो एक इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा है। वो अलहदगी से काम नहीं करती है। हर कौम, एवरी नेशन is part of the is behaving within an international system। ठीक है, और रद्द अमल जाहिर करती है और इसके रवैये की खुसूसियत बाकायदगी से होती है। ईच नेशन, हर मुल्क रिएक्ट करती है दूसरा मुल्क कैसे बिहेव करती है। ठीक है, इसका बिहेवियर उससे काफी ज्यादा रेगुलेट भी होता है, इन्फ्लुएंस भी होता है। तो हर मुल्क का किरदार के तौर पे देखा गया है, हर मुल्क दूसरे मुल्क से कनेक्टेड है, हर मुल्क का बिहेवियर, उसका अमल जो है वो दूसरे मुल्क के अमल से उसका रद्द अमल होता है। तो इन अदर वर्ड्स, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, every country within an international system are interconnected or interdependent।
कोई मुल्क अलहदगी से काम नहीं कर सकता है। जैसे एक सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हर फर्द जो है, हर शख्स जो है सोसाइटी में, वो अलहदगी नहीं से काम नहीं, उसका जो अमल है वो काफी ज्यादा अमल दूसरों को देखकर, दूसरों के इन्फ्लुएंस से होकर होता है। इसी तरह जो है सिस्टम्स अप्रोच का ये आर्ग्यूमेंट है कि हर मुल्क दुनिया में दूसरों से कनेक्टेड है। आप एक मुल्क के अमल को अलहदगी तौर पे से नहीं देख सकते हैं। एक मुल्क का बिहेवियर जो है पूरे दुनिया के निजाम से इन्फ्लुएंस होता है, और ये जो इन्फ्लुएंस है, आप दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं और दूसरा आपसे इन्फ्लुएंस होता है, ये इसी तरह चलता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, और ये रेगुलर भी है, पैटर्न भी है। तो और ये एक सिस्टमैटिक तौर से होता है। हर मुल्क दूसरे मुल्क से इन्फ्लुएंस होता है, और दूसरा मुल्क क्या करे, उसका रद्द-ए-अमल होता है, और तीसरा मुल्क इस मुल्क से इन्फ्लुएंस होता है। ये एक रेगुलेशंस, एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, एक दूसरे इन्फ्लुएंस होते, एक दूसरे के अमल पे रद्द-ए-अमल होता है, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। आप दुनिया के ताल्लुकात को आप देखिए, आज एनालाइज कीजिए, आप न्यूज पढ़िए, कई मुल्क अपने मुल्क का जो रद्द-ए-अमल, ये जो हरकत होती है, अमल होता है, वो दूसरे मुल्क के रद्द-ए-अमल अमल के तौर पे रद्द-ए-अमल की तरह शक्ल में होता है। तो हर मुल्क दूसरे मुल्क को देखकर कई सारे अमल करता है, ठीक है, या दूसरा मुल्क तीसरे मुल्क को देखकर कई सारे अपने अमल को शुरू करता है। सिस्टम्स अप्रोच जो है, सिस्टम्स, ये मैकलेंड एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उसने कहा है कि ये बैनुल-अक़वामी माहौल को मुतासिर करता है और खुद बैनुल-अक़वामी माहौल से मुतासिर होता है। उसका मानना ये है कि हर मुल्क दूसरे मुल्कों को इन्फ्लुएंस करता है और खुद भी कई इंटरनेशनल सिस्टम से इन्फ्लुएंस होता है। एक कौम का तर्ज अमल बैनुल-अक़वामी बैन से मुशाहिदा किया है, बैनुल-अक़वामी माहौल से लेने और देने वाला किसी दो कौम का रवैया बैन तरफ से सरगर्मी। मैं इसको थोड़ा डिकोड करता हूँ, थोड़ा आसानी से आपके सामने रखूंगा। ये जो मैकलेंड है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, उसने कई सारी किताब, उसका मानना है कि एक मुल्क दूसरे मुल्कों को इन्फ्लुएंस करता है और कई दफा दूसरे मुल्कों से इन्फ्लुएंस होकर अपना अमल शुरू करता है। यही है सिस्टम्स अप्रोच का फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट, बुनियादी आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली चलता है। ये जो सिस्टम्स अप्रोच है, सिस्टम्स अप्रोच के लिए निजाम का नुक्ता नजर रिवायती नुक्ता नजर के बरक्स निशान जद करता है। ये जो सिस्टम्स अप्रोच है, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच थे इंटरनेशनल रिलेशंस को, ये उससे बिल्कुल बरक्स से डिफरेंट है, नया है, और ये उससे एक नया, उस ट्रेडिशनल अप्रोच से एक अलग है, बिल्कुल अलग है, और इससे एक नया निजाम शुरू हो जाता है बैनुल-अक़वामी ताकत में। और ये जो सिस्टम्स अप्रोच है, ये किस लिहाज से अलग है? इस लिहाज से अलग है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने में, वो मेन चीजों पे जो है, जो फोकस करते थे, अगर उनको इंटरनेशनल या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को समझना था, वो मुल्क, हर मुल्क की आइडियोलॉजी पे फोकस करते थे, वो मुल्क के कैरेक्टर या उसका निजाम कैसा, उस पे फोकस करते थे, मुल्क में किस तरह के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या स्ट्रक्चर्स थे, उस पे उसको फोकस में लेते थे। रियासत के सरबराह के किरदार और दीगर अंदरूनी मामला जो कौम के तर्ज अमल को मुतासिर करते थे, उस लिहाज से सिस्टम्स अप्रोच जो है वो बिल्कुल अलग है। लेट मी रिपीट दिस पॉइंट हियर। सिस्टम्स अप्रोच जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच से किस लिहाज से डिफरेंट है? ट्रेडिशनल अप्रोच, जब हम देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच को, और जो हम ट्रेडिशनल अप्रोच को की बुनियाद पे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को समझने की कोशिश करते हैं, तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है फोकस किस चीज पे करते थे? वो हर मुल्क की अंदरूनी सियासत पे फोकस करते थे, वो हर मुल्क की अंदरूनी जो सरगर्मियां, उस पे फोकस करते थे, वो मुल्क के अंदरूनी लीडरशिप जो है उस पे फोकस करते थे,
वो मुल्क के अंदरूनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है वो उस पे फोकस करते थे, ठीक है, और वो उन चीजों पे फोकस करते, मगर उसके बरक्स जो है सिस्टम्स अप्रोच ये कहता है कि हम अंदरूनी मुल्क तो ठीक है, मगर हम ये जो हर मुल्क है और इसके जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात है वो दूसरे मुल्क के को देखकर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी ये हर मुल्क को एक इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा बनाकर इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो ये उस लिहाज से बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है ट्रेडिशनल अप्रोच। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मुताले के लिए निज़ाम यानी सिस्टम्स अप्रोच के नक्ते नजर का मरकज इस अकीदे में मुज़र है कि बैनुल-अक़वामी निज़ाम एक मरबूत मजमूई है, यानी कोर जो है इस सिस्टम्स अप्रोच का वो ये किस चीज पे मबनी है, किस चीज पे इसकी बुनियाद है कि इंटरनेशनल सिस्टम इज इंटीग्रेटेड होल। ये इस बात पे जोर देता है कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है इज इंटीग्रेटेड होल विच इज मेड ऑफ स्ट्रक्चर एंड नेशन स्टेट्स। ये मुल्क के अंदरूनी ताल्लुकात, अंदरूनी सियासत को फोकस में नहीं लाते, बल्कि ये कहते हैं कि हर मुल्क एक इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा है, एक इंटीग्रेटेड होल का हिस्सा है, और ये जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात ये इन मुल्कों से बना हुआ है, और इसके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जमा होके बनते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए हमें उन चीजों को एनालाइज करने की जरूरत है। इसलिए जो है स्टडी जो है इंटरनेशनल रिलेशंस की, ये किस चीज पे फोकस करती है, इंटरनेशनल सिस्टम, इसका रेगुलेटिंग फोर्स, रादर देन बनिस्बत कि आप डोमेस्टिक इश्यूज को समझें, ठीक है। अगर आपको सिस्टम्स अप्रोच का मानना यह है कि अगर आपको बैनुल-अक़वामी ताकत को समझना है तो आपको इंटीग्रेटेड सिस्टम को देखना है, न कि मुल्कों की अंदरूनी सियासत, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपको अमेरिका की सियासत को समझना है, या अगर आपको दुनिया की आज की कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशन समझते हैं, अगर आपको यूएस की का इंटरनेशनल रिलेशन समझना, अगर आपको यूक्रेन यूएस सोवियत यूनियन वॉर समझना है, तो आपको इनकी बैनुल-अक़वामी, तो आपको इनकी जो अंदरूनी हालत है वो नहीं, बल्कि आपको इन मुल्कों को बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का हिस्सा बना के इनको समझना है। ये जंग क्यों हो गई? सपोज सोवियत यूनियन ने यूक्रेन पे हमला किया, या अमेरिका ने 2001-2 में अफगानिस्तान पे हमला किया, तो आप इसको किस तौर पे देखते हैं? अगर आप इसको ये एक बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात है, इंटरनेशनल रिलेशन, इनको समझना है, तो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना, न कि अमेरिका की अंदरूनी ताकत, न कि अमेरिका की अंदरूनी सियासत। उस बुनियाद पे आप इसको अच्छे से एनालाइज नहीं करते। अगर आपको सोवियत यूनियन का जो हमला था यूक्रेन पे उसको समझना है, तो आपको सोवियत यूनियन की अंदरूनी हालत तो ठीक है, सिर्फ उसको बुनियाद बनाकर इस हमले को नहीं समझ, इस जंग को नहीं समझ सकते, बल्कि सिस्टम्स अप्रोच ये कहता है कि आप इनको बैनुल-अक़वामी ताकत का हिस्सा मान के ही एनालाइज कर सकते और कंक्लूड कर सकते कि ये जंग किस वजह हुई। ठीक है, ये है सिस्टम्स अप्रोच के एक बुनियादी आर्गुमेंट, और ये था सिस्टम्स अप्रोच का इंट्रोडक्शन, जो बैनुल-अक़वामी ताकत का एक अहम मॉडल, एक अहम थ्योरी के तौर पे देखा जाता है। कमिंग टू द ओरिजिन ऑफ द सिस्टम्स अप्रोच, ये जो सिस्टम्स अप्रोच, इसका ओरिजिन कहां है? जो सबसे बहुत बड़ा, सबसे अहम काम इस सिस्टम्स अप्रोच को लेकर हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस में, जब सिस्टम्स अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या किरदार किसने अदा किया था? मॉर्टन ए कपलान। मॉर्टन ए कपलान ने एक किताब लिखी 1957 में, 57 के आसपास, जिसका नाम था सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। 1957 में निजाम और अमल था, जो मॉर्टन ए कपलान का एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उसने एक अहम किताब लिखी सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जो इस सिस्टम अप्रोच की बुनियाद बन गई। तो वहीं से इस सिस्टम्स अप्रोच का
کی شروعات ہو گئی. اس کے علاوہ آمنڈ یا گیبریل آمنڈ یا ڈیوڈ ایسٹن جو ہے دو اہم پولیٹیکل سائنٹسٹس ہیں جن کو ہم کمپیریٹو پالیٹکس میں بہت اچھے سے پڑھتے ہیں. انہوں نے بھی جو ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے کچھ سارے ماڈلز سسٹمز وغیرہ جو ہے انٹروڈیوس کیے تھے, مگر جو اہم کنٹریبیوشن تھا وہ تھا مارٹن اے کپلن کا, جس نے سسٹمز اپروچ کو ایک سسٹمیٹک آرڈر میں ڈال کے ہمارے سامنے پیش کیا. ان لائک ایسٹن اینڈ آمنڈ جو بیسیکلی جب انہوں نے یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھنے کے لیے جو ہے اپنا کنٹریبیوشن دیا, تو وہ کس چیز پہ فوکس کرتے تھے؟ وہ بیسیکلی کرتے تھے کہ ہر ملک کی اندرونی سیاست, ہر ملک کی نیشنل پالیٹکس کو سمجھنے جو ہے اس کو آبجیکٹو بنا کے ہی انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. اس کے برعکس جو تھا انٹرنیشنل یہ جو سسٹمز اپروچ ہے جو گیبریل آمنڈ کا نے انٹروڈیوس کیا, وہ انٹرنیشنل سسٹم کو فوکس میں رکھ کے ہی بین الاقوامی طاقت کو سمجھتے تھے اور انالائز کرتے تھے. یہ بالکل الگ تھا کس سے؟ یہ دو اہم لوگوں سے الگ تھا, ایک گیبریل آمنڈ اور دوسرا ڈیوڈ ایسٹن, جنہوں نے بھی کوئی سارے ماڈلز جو ہے پروڈیوس کیے ہیں, جیسے اسٹرکچرل فنکشنل انالیسس, جیسے یہ دونوں کا ایک اہم کنٹریبیوشن تھا. انہوں نے ان ماڈلز کو انٹروڈیوس کر کے دنیا کی سیاست کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے رکھا تھا. مگر کیا مارٹن اے کپلن کا ماڈل جو تھا سسٹمز اپروچ, یہ اس سے الگ تھا, کیونکہ اس نے کس چیز کو فوکس میں رکھا تھا؟ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو دنیائی سیاست, اگر آپ کو بین الاقوامی طاقت, بین الاقوامی تعلقات کو سمجھنا ہے, تو آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز, دنیا کے بیرونی طاقت کو, بیرونی سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ان کو ایک دنیائی سسٹم کا حصہ بنا کے ہی آپ اس کو اچھے سے انالائز کرتے تھے. اور ایک اہم چیز جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں, یہ جو سسٹمز اپروچ تھا یہ پہلے پولیٹیکل سائنس میں نہیں آیا تھا, بلکہ اس کی شروعات نیچرل سائنس میں بھی ہوئی تھی. جیسے بایولوجی میں اس کی شروعات ہوئی تھی, اس کی شروعات جو فزکس میں ہوئی تھی, اینتھروپولوجی میں ہوئی تھی, سوشیولوجی میں ہوئی تھی, ایکولوجیکل اسٹڈیز میں ہوئی تھی, اور اس کے بعد اس کا انٹروڈکشن جو تھا پولیٹیکل سائنس میں ہوا تھا. تو جب اس کا اوریجن تھا, اس کا اوریجن اگر ہم ڈیپلی دیکھیں گے تو اس کا اوریجن نیچرل سائنس میں ہو کر سوشل سائنس کی طرف دھیرے دھیرے آ گیا, اور الٹیمیٹلی وہ پولیٹیکل سائنس میں انٹروڈیوس ہو گیا. تو اس کی شروعات نیچرل سائنس سے ہو کر سوشل سائنس کی طرف بھی آ گئی. تو پولیٹیکل سائنس سے پہلے یہ نیچرل سائنس میں بھی ایک طرح سے استعمال کیا جاتا ہے, یا اس کی اپلیکیشن جو تھی, اس کو اپلائی جو کیا گیا تھا نیچرل سائنس کو سمجھنے کے لیے بھی اپلائی شروع کیا گیا تھا, اور دھیرے دھیرے پھر یہ انٹروڈیوس ہوا تھا سوشل سائنس میں. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جب شروعات ہوئی, یہ وہ دور ہے پولیٹیکل سائنس میں یا سوشل سائنس میں جب امریکہ میں بہت سارے پولیٹیکل سائنٹسٹس پہ اس بات پہ زور دیتے کہ ہمیں سوشل سائنس کو سمجھنے کے لیے نیچرل سائنس کے میتھڈالوجی کو جو ہے اپلائی کرنا ہے, جس کو ہم بیہیویئرل ریولوشن بھی کہتے ہیں. کیونکہ 50s کے آس پاس ہی بیہیویئرل ریولوشن ہوا تھا, 50s کے آس پاس ہی اس بات پہ زور دیا گیا تھا کہ سوشل سائنس, خاص کر پولیٹیکل سائنس میں جو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہم ان کو سائنٹیفکلی انویسٹیگیٹ کریں. یعنی ہم نیچرل سائنس میں جو میتھڈس ہے, میتھڈالوجی, ہم ان کو کافی حد تک اڈاپٹ کر کے پولیٹیکل سائنس یا دنیائی سیاست اور ہر ملک کی اندرونی سیاست کو سمجھ سکتے تھے. تو اس وجہ سے یہ سسٹمز اپروچ انٹروڈیوس ہو گیا تھا پولیٹیکل سائنس میں. نیچرل سائنس کی شروعات پھر سوشل سائنس میں, کیونکہ اس وقت سوشل سائنس میں اس بات پہ زور دیا گیا تھا کہ اگر ہم کو ریلائبل انفارمیشن چاہیے, اگر ہم کو ریلائبل انڈرسٹینڈنگ یا انالائز کرنا ہے, تو ہم بہت ساری چیزیں نیچرل سائنس سے اڈاپٹ کر کے سوشل سائنس میں ڈال کر ایک آتھینٹک آرگومنٹس اور کنکلوژنس حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے,
तो इसका इन्फ्लुएंस जो था नेचुरल साइंस में था, और उसकी शुरुआत जो थी पॉलिटिकल साइंस में 20th सेंचुरी में शुरू हो गई, और उसकी वजह यही थी कि बिहेवियरल रिवॉल्यूशन ऑलरेडी शुरू हो गया था। ये जो सिस्टम्स अप्रोच है, ये इस बात पे जोर देता है कि ये एज्यूम करता है एक इंटरनेशनल सिस्टम ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। ये जो सिस्टम्स अप्रोच है, ये एज्यूम करता है, ये जब इंटरनेशनल रिलेशंस को, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को समझने के लिए शुरू करते हैं, अडैप्ट, हम इसको अप्लाई करते हैं, ये शुरुआत इस एजम्पशन से करता है कि ऑलरेडी एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो ग्लोबल लेवल पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इसके कुछ अहम पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जो इस बात पे जोर देते हैं कि एक इंटरनेशनल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और उसमें वो एक होल है, एक पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसमें हर चीज जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो इसका हिस्सा है, ठीक है। कापलन के मुताबिक अदाकार, हर मुल्क एक अदाकार है, ठीक है। ये इस बात पे जोर देता है कि दुनिया जो दूसरी जंग है उससे पहले दुनिया का एक निजाम है, यानी एक इंटरनेशनल सिस्टम है, और इस इंटरनेशनल सिस्टम में हर मुल्क, हर चीज जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वजूद में है, वो उसका हिस्सा है। तो इस एजम्पशन को लेकर जो है सिस्टम्स अप्रोच जो है बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात शुरू करता है। प्रोफेसर मॉर्टन कपलन कौमी और सुप्रा नेशनल, वो कहते हैं, बल्कि उसने कहा है कि दो अहम किरदार है इस इंटरनेशनल सिस्टम की, एक नेशनल यानी हर मुल्क, और दूसरा सुप्रा नेशनल। मैं फिर से ये पॉइंट दोहराता हूं, जब हम अडैप्ट करते हैं सिस्टम्स अप्रोच को दुनियाई ताल्लुकात को या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को समझने के लिए, तो ये कहां से शुरू करते हैं? ये इस एजम्पशन से शुरू होता है कि दुनिया में ऑलरेडी एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और हर चीज जो दुनिया में दुनियाई वजूद में है वो उस सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा है। प्रोफेसर कपलन के मुताबिक दो अहम किरदार यहाँ पे जो खास कंट्रीब्यूट करते हैं इस इंटरनेशनल सिस्टम में, या जो इस इंटरनेशनल सिस्टम के दो अहम किरदार है, वो है नेशन स्टेट्स, यानी हर मुल्क, अमेरिका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, कनाडा वगैरह। दूसरा, मिसाल के तौर पर, दूसरा सुप्रानेशनल बॉडीज या सुप्रानेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हम मिसाल के तौर पे ले सकते हैं यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, या इस तरह के दूसरे, अब तो बहुत सारे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह वगैरह। मगर मॉर्टन कपलन कहता है कि दो अहम किरदार है जो इस इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा है, एक जो हर मुल्क अपने जगह पे, और दूसरा उन मुल्कों के अब जो है सुप्रानेशनल बॉडीज, मिसाल के तौर पे यूरोपियन यूनियन, मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक, या मिसाल के तौर पे एक अहम मिसाल है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये दो इस चीज सिस्टम के हिस्से हैं। इसके अलावा जो है कपलन कहता है वो कहता है कि सिक्स मॉडल्स है इस इंटरनेशनल सिस्टम के। इस इंटरनेशनल सिस्टम के जो सिस्टम्स अप्रोच का हिस्सा है, वो कहते हैं कि देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम्स, ठीक है, एंड हैज डिस्क्राइब्ड एसेंशियल रूल्स, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटेनिंग बिहेवियर ऑफ ईच। सो मॉर्टन कपलन के मुताबिक देयर आर 6 डिफरेंट मॉडल्स विद इन दिस इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। पहला सिस्टम्स अप्रोच है। सिस्टम्स अप्रोच किस तरह से एनालाइज करता है इस पूरी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को। दूसरा, इस सिस्टम्स अप्रोच में जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो बेसिक आर्गुमेंट है सिस्टम्स अप्रोच का, उसमें मॉर्टन कपलन के मुताबिक 6 अलग मॉडल्स हैं। वो कौन से मॉडल्स हैं? पहला जो है बैलेंस, ताकत के निजाम का तवाजुन, या बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, ठीक है। ये एक पहला अहम हिस्सा है इस इंटरनेशनल सिस्टम का। दूसरा है डीला दोबरी निजाम, यानी लूज बाइपोलर सिस्टम,
पहला ताकत के, तीसरा है टाइट बोल तंग दोबरी निजाम, यानी टाइट बाइपोलर सिस्टम। इंग्लिश में, चूंकि उसने इंग्लिश में ही लिखा है तभी मैंने यहाँ इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसको समझने के लिए, क्योंकि ये लिटरेचर जो है प्रोड्यूस हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसलिए मैंने इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपके सामने रखा है। चौथा है दर्जाबंदी, यानी हायरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम, दर्जाबंदी का बैनुल अक़वामी निजाम, द हायरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम। पांचवा आफाकी निजाम, द यूनिवर्सल सिस्टम। और छठा यूनिट वीटो सिस्टम, यूनिट वीटो सिस्टम। ये 6 डिफरेंट मॉडल्स है, या जो है कॉपलन के मुताबिक इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा है। जो इंटरनेशनल सिस्टम में 6 अलग मॉडल्स हैं जो मॉडर्न कॉपलन ने कहा है, और उसमें पहला है ताकत के निजाम का तवाज़ुन, द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। दूसरा ढीला दोहरी निजाम, द लूज बाइपोलर सिस्टम। तीसरा द टाइट बाइपोलर सिस्टम। चौथा दर्जा बंदी का बैनुल अक़वामी निजाम, द हायरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम। पांचवा आफाकी निजाम, द यूनिवर्सल सिस्टम। और छठा 6th इज यूनिट वीटो सिस्टम। अब मैं इन सभी चीजों, सभी मॉडल्स को आपके सामने जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि मैं उन 6 मॉडल्स को एक्सप्लेन करूं, मैं ये बात कहना यहाँ जरूरी समझता हूं कि पहली और दूसरी, पहली 2 तारीखी हकीकतें, ये जो 2 इंटरनेशनल सिस्टम के 2 पहले वाले मॉडल्स हैं जिनमें ताकत के निजाम का तवाज़ुन यानी बैलेंस ऑफ पावर और लूज बाइपोलर सिस्टम, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट। इनका हमने तारीख में इनकी मिसाल देखी है। मॉडर्न कॉपलन कहता है कि जो 2 पहले मॉडल है ये तारीख में पहले ही गुजरे हैं, इनकी मिसाल हमें पहले ही दुनिया में मिलती है। बाकी 4 फर्जी मॉडल है, ये जो उसके अलावा 4 मॉडल है वो फर्जी है, यानी उसने अज्यूम किया कि ऐसा होगा। 2 मॉडल्स ऑलरेडी हमने उनकी मिसाल दुनिया में देखी, उनकी मिसाल तारीख में मौजूद है। बाकी 4 जो है वो एजम्पशंस है, वो फर्जी है। अगरचे कॉपलन ने ये नहीं कहा कि इस तरतीब में इनके 6 निजामों के उभरने का इम्कान है, फिर भी ये तवक्का की जा रही थी कि सुपर पावर बहुत ताकतवर होने की वजह से गैर मुंसलिक ममालिक अपनी हैसियत खो देंगे और एक या दूसरे पावर ब्लॉक का हिस्सा बन जाएंगे, एक तंग दोगरी दुनिया की तरफ जाता है। रिपीट करता हूं ये पॉइंट, ये जो 6 मॉडल्स हैं इनके 2 मॉडल्स जो है जिसमें बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम और लूज बाइपोलर सिस्टम तारीख में इनकी मिसाल है। दूसरा साथ ही साथ जो कॉपलन कहता है कि 4 मॉडल्स फर्जी है, और ये जो 4 मॉडल्स है जरूरी नहीं है कि ये इसी तरतीब में वजूद में आए हैं जिसमें उसने दिए। हो सकता है कि ये जो छठा यूनिट सिस्टम इससे पहले उसने ये कहा कि ये 6 मॉडल्स है, 2 तो हमें मिलते हैं हिस्ट्री में, तारीख में। जो 4 है वो जरूरी नहीं है, मैंने उनकी बात की है, मगर नहीं कि वो इसी तरतीब में दुनिया में वजूद में आएंगे, नहीं, हो सकता है ये ऊपर नीचे हो जाए, मगर ये मॉडल्स एग्जिस्ट इनके हो सकता है ये हो जाएंगे। ठीक है। 1991 में साबिक सोवियत यूनियन की इंतहाम के बाद से साबिका 2 कुतबी रुझान खत्म हो गया, जब उसके ब्रेकडाउन के बाद खत्म हो गया, जहां अमेरिका दूसरे ममालिक के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर उभरा, और इसके बाद क्या हुआ, यूनिपोलर सिस्टम। एक काफी ज्यादा देर तक ये यूनिपोलर सिस्टम नहीं रहा क्योंकि अमेरिका बहुत सारे मुल्क और ज्यादा उभर गए, मगर इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर जो अमेरिका है एक सिंगल पावरफुल कंट्री जो है उसकी वजूद में आई। वहीं जर्मनी और जापान जैसे कई ममालिक बड़ी इक्तिसादी ताकत बनकर उभरे। ठीक है। जो टाइट बाइपोलर सिस्टम है तीसरा, जैसे कि कई ममालिक बड़ी इक्तिसादी ताकत, तो इस तरह से इस बात पे मुनहसर है कि कोई उभरती हुई आलमी तरतीब का तजिया किया कैसे करता है, इसे एक कुतबी या कसीर कतबी दुनिया के तौर पे बयान किया जा सकता है। ठीक है। सो नाउ
लेट मी एक्सप्लेन दी 6 डिफरेंट मॉडल्स जो मॉडर्न कपलन ने हमारे सामने रखे, उनको मैं एक एक करके आपके सामने जो है समझाने की कोशिश करूंगा। पहला, ताकत का तवाज़ुन यानी बैलेंस पावर सिस्टम। ये निजाम यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में राइज था। ये जो बैलेंस ताकत का तवाज़ुन था, बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम था, ये 18वीं सदी में यूरोप की हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे उसमें हमें मिलता है। ठीक है, 18th और 19th सेंचुरी, 18 19 सदी में ये यूरोप का हिस्सा यूरोप में एग्जिस्ट करता था। और इस सिस्टम में कुछ जो पावरफुल कंट्रीज थे वो मेंटेन करती थी इक्विलिब्रियम ऑफ पावर, यानी वो बैलेंस ऑफ पावर, यानी कोई दूसरा हमसे आगे न जाए या कोई हमसे पीछे न जाए, उसको मेंटेन करते थे। इस निजाम में इंफरादी तौर पे या कुछ ताकतवर रियासतें इत्तेहाद में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे एक तवाज़ुन किसी ऐसे होता था, एक ऐसी रियासत जो शख्स को मदद करती थी जो दूसरों के मुकाबले में कमजोर होने का इम्कान रखता था, ताकि तवाज़ुन खराब न हो। 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में खासकर ये बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम जो था एग्जिस्ट करता था, और हर मुल्क दूसरे मुल्क के साथ अलायंस करके ये देखता था कि ये बैलेंस ऑफ पावर बरकरार रहे, मेंटेन रहे, इसमें इम्बैलेंस ना रहे। ठीक है, लूज बाइपोलर सिस्टम, ये जो दूसरा है लूज बाइपोलर सिस्टम, ये सिचुएशन, ये मिसाल सर्द जंग यानी कोल्ड वॉर की सियासत के दिनों में ये सूरत हाल थी। लूज बाइपोलर सिस्टम ये कोल्ड वॉर के दरमियान जो है सिचुएशन थी। इसकी मिसाल हमें कब मिलती है? कोल्ड वॉर के दरमियान। इसमें अगर आप देखेंगे कई सारे लोग, कई सारे स्कॉलर्स को कहते हैं कि इट वाज अ बाइपोलर सिस्टम, मगर उसके बावजूद जो थे उस दौर में कई सारे ऐसे ममालिक थे जो इस बाइपोलर सिस्टम से अलहदगी उन्होंने उसका मुजाहिरा किया था। आप मिसाल देखिए नैम का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और उसमें आप देखिए हमारे मुल्क हिंदुस्तान का, भारत का एक अहम किरदार था। उसने कहा था नहीं, हम इस बाइपोलर सिस्टम का जो है हिस्सा नहीं बने। तो हिंदुस्तान और कई सारे दूसरे मुल्क जिसमें इजिप्ट वगैरह था, उन्होंने एक नया ब्लॉक तैयार किया था और वो दोनों ब्लॉक के साथ इक्वल रिलेशन रखना चाहते थे। ठीक है, तो ये जो था, तो ये इसलिए हम इसको कहते हैं लूज बाइपोलर सिस्टम। ये जो कोल्ड वॉर के दरमियान था, नॉन अलाइनमेंट इसका एक अहम मिसाल है। यूनिवर्सल एक्टर सिस्टम जो तीसरा, पहले से मैं थोड़ा सा फिर से ये समझाने की कोशिश करूंगा। एक स्लाइड, ये जो ताकत का तवाज़ुन है, बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, ये यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी के दरमियान देखते हैं। उसके बाद लूज बाइपोलर सिस्टम, ये कोल्ड वॉर के वक्त का था। ठीक है, ये सिचुएशन जो थी ये कोल्ड वॉर के दौर में थी। लूज बाइपोलर सिस्टम था, मगर वो लूज था क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुल्क जो थे वो इस बाइपोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं थे। और तीसरा जो बाइपोलर सिस्टम था, जब बहुत सारे ऐसे फोर्सेस या ऐसे एक्टर्स वजूद में आए जो किसी भी ब्लॉक से ताल्लुक नहीं रखते थे। ठीक है, इसको इसलिए हम कहते हैं टाइट बाइपोलर सिस्टम, जिसकी मिसाल नैम है। चौथा, यूनिवर्सल एक्टर सिस्टम। ये सिस्टम जो था, इन दिस सिस्टम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्टर कमांडिंग यूनिवर्सल एलिजियंस, यूनिवर्सल एक्टर सिस्टम। इस निजाम में एक बैनुल अक़वामी तंजीम या अदाकार जो आफाकी वफादारी का हुक्म देता है, ताकत का मरकज रियासत अक़वाम बन जाता है। छोटी हो या बड़ी, तमाम मुत्तहिदा जैसे आलमगीर अदाकार किसी बरतरी को कबूल करेंगे। ठीक है, इस तरह अपनी खुद मुख्तारी को तर्क करेंगे। कौमी रियासतें अक़वाम मुत्तहिदा के बगैर इसके मजबूत बनाएंगे और एक आम तौर पे फैसलों को पाबंदी करेंगे। ये बिलाखिर आलमी हुकूमत के लिए राह हमवार कर सकता है। जो यूनिवर्सल एक्टर सिस्टम है, हर मुल्क चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, वो
एक सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हर मुल्क ने उसको एक्सेप्ट किया कि एक बैनुल अक़वामी ताकत है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है। कई सारे मुल्कों ने अपनी आमादगी जाहिर करके उसको वजूद में लाया है, ठीक है। विदाउट यहाँ उसमें वजूद है, मगर अपनी सॉवरेंटी और इंडिपेंडेंस को कंप्रोमाइज नहीं किया, बल्कि कुछ चीजें सरेंडर की, मगर अपनी सॉवरेंटी और इंडिपेंडेंस को बरकरार रखी। ये ऐसा सिस्टम जो है, ये आफाकी यूनिवर्सल एक्सेस सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक पूरे यूनिवर्सल सिस्टम के लिए राह हमवार करेगी। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दुनिया, हर मुल्क जो है दुनिया, चाहे वो बड़ा मुल्क हो छोटा मुल्क हो, उसका हिस्सा बनेगी, ठीक है। ये है पांचवा सिस्टम जो आफाकी वफादारी का हुक्म देता है। एक ऐसा सिस्टम जिसको सभी मुल्क मानते हैं, अपने सॉवरेनिटी, अपनी आजादी को बरकरार रख के मानते हैं, और एक ऐसा निजाम तैयार करते हैं जिसका हिस्सा हर मुल्क है। और ये एक ऐसा निजाम है जो एक यूनिवर्सल सिस्टम के लिए राह हमवार करेगा। और पांचवा है द हायरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम, दर्जा बंदी का बैनुल अक़वामी निजाम। इस निजाम में एक मुल्क इतना ताकतवर हो जाएगा कि बाकी तमाम रियासतें आलमी तौर पे इस एक आला ताकत की सूरत हाल को ताबा हो जाएंगी। ये जो पांचवा सिस्टम, जो पांचवा मॉडर्न कपलन ने कहा है, वो उसमें ये कहता है कि एक मुल्क, वाहिद एक मुल्क इस तरह से सामने आएगी जिसको तमाम बाकी जो मुल्क हैं वो उसके ताबा रहेंगे। इस यूनिपोलर वर्ल्ड मॉडल के तौर पे बयान किया गया है, यानी इसको एक यूनिपोलर वर्ल्ड सिस्टम कहा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा अब भी मौजूद होगा, मगर उसके पास हकीकी ताकत नहीं होगी, लेकिन वाबस्ता मुल्क नहीं होगा, और यहाँ तक कि हर मुल्क जो जितने भी सुप्रानेशनल बॉडीज है वो इसके सबऑर्डिनेट होंगे। अब क्या हमारी तारीख में ऐसा मॉडल है कि नहीं? हम कह सकते हैं काफी हद तक जो है यूएसए एक इसकी मिसाल थी। जब यूएसए का पूरा दबदबा था, यूएसए ने पूरी दुनिया पे हुकूमत चलाने की कोशिश की थी, आज भी करता है, मगर अब उसको काउंटर हो रहा था। अब चाइना एक तरफ से उसको चैलेंज कर रहा है, अब रशिया ने उसको काउंटर किया है, और बहुत सारे नए मुल्क जो है सामने आए हैं। मगर कुछ अरसे तक एक यूनिपोलर वर्ल्ड सिस्टम था जिसमें अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, और तकरीबन दुनिया के सभी मुल्क उससे मुतासर थे, उसको मानते थे। तो इसको हायरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम जो है मॉडर्न कपलन ने कहा था, और इसमें ये मॉडर्न कपलन कहता है कि एक मुल्क जो है वो इतना पावरफुल बनेगी कि बाकी मुल्कों पे वो आप बाकी मुल्कों को डिक्टेट करेगा, ठीक है। और इस सिस्टम को उसने यूनिपोलर वर्ल्ड मॉडल के तौर पे भी कहा था। इस वक्त यूएन भी एग्जिस्ट करता होगा, मगर उसके पास कोई हकीकी ताकत नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक यूनिपोलर, अब आप ये इस मॉडल को देख के आप देखिए कि क्या हम उस दौर से गुजरे हैं कि नहीं। लास्ट मॉडल जो मॉडर्न कपलन का मानना है वो है यूनिट वीटो सिस्टम। मॉडर्न कपलन का यूनिट वीटो सिस्टम बैनुल अक़वामी तनाजुर में फितरत की हालत से मिलता जुलता है। ये जो यूनिट वीटो सिस्टम जो है in international context resembles the state of nature as defined by Thomas Hobbes। मॉडर्न कपलन का मानना है कि ये जो यूनिट वीटो सिस्टम है ये काफी रिजेंबल करता है, मिलता जुलता है, किससे? स्टेट ऑफ नेचर सिस्टम से, जिसको थॉमस हॉब्स ने, जिसके बारे में उसने कहा था। थॉमस हॉब्स के बारे में आपको कुछ अहम बातें बोलूंगा। थॉमस हॉब्स जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस फिलोसोफर थे, वो एक पहले कंट्रैक्चुअलिस्ट से, 3 कंट्रैक्चुअलिस्ट थे, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जेन जैक रूसो। ये 3 कंट्रैक्चुअलिस्ट से, तीनों ने एक हिस्ट्री के तारीख में एक चीज का जिक्र किया है जिसमें हम बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर में एक ऐसा निजाम है जहां ना कोई हुकूमत थी, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन थी, ना कोई सिविलाइजेशन थी, ना कोई
सिविल सोसाइटी थी, बल्कि लोग अलहदगी तौर के पर रहते थे। तो यूनिट वीटो सिस्टम मॉडल कार्पलन के मुताबिक उस स्टेट ऑफ नेचर के सिस्टम से काफी मिलता जुलता है। ठीक है, हर रियासत हर दूसरी रियासत की दुश्मन होगी। जिस तरह स्टेट ऑफ नेचर में थॉमस हॉब्स के मुताबिक हर फर्द हर इंसान दूसरे मुल्क का दुश्मन, दूसरे इंसान का दुश्मन है, उसी तरह यूनिट वीटो सिस्टम में कापलन के मुताबिक हर मुल्क दूसरे मुल्क का दुश्मन होगा, क्योंकि तकरीबन तमाम ममालिक के पास एटमी बम हथियार होंगे। हर मुल्क के पास एटमी हथियार होगा। इस तरह तमाम बैनुल-अक़वामी इदाकार अपनी दुश्मनों के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करने के लिए काबिल हो जाएंगे। और ये इंटरनेशनल सिस्टम का वो दौर है जब हर मुल्क के पास न्यूक्लियर पावर होगा, न्यूक्लियर वेपन होगा, और दूसरे मुल्क के खिलाफ वो तैयार, वो काबिल होगा कि वो दूसरे मुल्क पे न्यूक्लियर जो है हमला कर सकता है। ये छठा मॉडल है जो मॉडर्न कपलन के मुताबिक सिस्टम्स अप्रोच का छठा मॉडल है। अब और इसको यूनिट वीटो सिस्टम से के नाम से कहा गया है। और ये मॉडर्न कपलन के मुताबिक थॉमस हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर से ताल्लुक बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में भी लोग, हर इंसान दूसरे इंसान का जो है दुश्मन था, हर इंसान दूसरे इंसान पे हमला करने की ताक में था। और यूनिट वीटो सिस्टम में भी हर मुल्क दूसरे मुल्क का दुश्मन है, हर मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला करने के लिए तैयार रहेगा, हर मुल्क के पास तकरीबन न्यूक्लियर पावर होगी। क्या ये दौर आएगा, क्या ये मॉडल आएगा? हो सकता है, क्योंकि आज दुनिया में आप देखिए हर मुल्क न्यूक्लियर वेपन को हासिल करने की दौर में लगा है। आप देखिए पहले 5 कंट्रीज थे, अब उससे ज्यादा है, अब हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी, अब बहुत सारे मुल्क जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयार करते हैं। एक तरफ से ईरान है, दूसरी तरफ से इजराइल है, तीसरी तरफ से नॉर्थ कोरिया, सभी ये न्यूक्लियर वेपन हासिल करने की कोशिश करते हैं। और आज फिर देखिए दुनिया एक दूसरे, मतलब ये आप देखिए दुनिया में आज बैनुल-अक़वामी ताल्लुक, हर मुल्क दूसरे मुल्क से किसी न किसी हद तक दुश्मनी रखता है, अलायंसेस बनते हैं, वो भी दुश्मनी को काउंटर करने के लिए ही बनती है। तो ये 6 मॉडल्स जो थे, ये सिस्टम्स अप्रोच के मुताबिक वजूद में आएंगी। कुछ चीजें वजूद में हैं, इन मॉडल्स को समझने के लिए, इस मॉडल्स को अप्लाई करके आप इंटरनेशनल रिलेशंस को समझ सकते हैं। तो ये है सिस्टम्स अप्रोच। मैं 1-2 मिनट में इसको कंक्लूड करूंगा, फिर से 2-3 अहम पॉइंट जो है सिस्टम्स अप्रोच के बारे में कहूंगा। पहली बात, सिस्टम्स अप्रोच एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को समझने में मदद करती है। यानी अगर आपको बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को समझना है तो आप सिस्टम्स अप्रोच को अडैप्ट कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल अप्रोच से इस बुनियाद पे अलग है कि ट्रेडिशनल अप्रोच हर मुल्क की अंदरूनी सियासत को समझते थे और उसकी बुनियाद पे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात समझते थे। मगर सिस्टम्स अप्रोच इस बात पे जोर देता है कि हर मुल्क दूसरे मुल्क से कनेक्टेड है, हर मुल्क दूसरे मुल्क से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। और हर ये बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को समझने के लिए आपको वो चीजें कंसिडर करनी है। साथ तीसरा पॉइंट इसके साथ ये है कि ये कहता है कि ये एज्यूम करता है कि दुनिया में ऑलरेडी जो है एक इंटरनेशनल सिस्टम है और जिसके 2 अहम किरदार हैं, एक तमाम ममालिक अपनी अपनी जगह पे, और दूसरा सुप्रा नेशनल बॉडीज जिसमें यूएनओ, यूरोपियन यूनियन वगैरह जो है अहम चीजें। चौथा पॉइंट, इसकी शुरुआत नेचुरल साइंस में हुई थी और फिर सोशल साइंस में इसको अडेप्ट किया गया था। और उस अडेप्ट करने का सबसे बड़ा अहम वजह ये थी कि पहले ही एक ऐसा दौर हुआ था जिसको हम पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियरलिज्म कहते हैं, जब इस बात पे जोर दिया गया था कि सोशल साइंस को, पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए हमें नेचुरल साइंस में जो मेथड्स है, मेथोडोलॉजी है, वो अडेप्ट करने की जरूरत है। इस तरह से जो है सिस्टम्स अप्रोच को धीरे धीरे सोशल साइंस और खासकर पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा बनाया गया था। उससे पहले बिल्कुल फिजिक्स में अप्लाई होता था, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद सोशियोलॉजी वगैरह में, फिर अल्टीमेटली ये पॉलिटिकल साइंस का
हिस्सा बन गया। और ये एक अहम मॉडल है, एक ऐसा अहम फ्रेमवर्क है जो आज भी लोग इंटरनेशनल रिलेशंस को, बैन अवी ताल्लुकात को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अगर आपको कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन समझने, तो आप इस मॉडल को इस मॉडल की बुनियाद पे, इस जो आज के दौर में जितने भी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं या अलायंसेस है, ताल्लुकात, बेहतर ताल्लुकात मुल्कों, वो इसको अडॉप्ट करके आप काफी हद तक समझ सकते हो। और मॉर्टन कापलन जो है वो एक अहम कंट्रीब्यूटर है इस मॉडल को तैयार करने में। उससे पहले भी कुछ मॉडल्स तैयार किए गए थे डेविड ईस्टन और गैब डिलामर की तरफ से, मगर मॉर्टन कापलन जो एक अहम पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जिसने इस मॉडल को, इस फ्रेमवर्क को हमारे सामने रखा है। और लास्ट पॉइंट जो है, मॉर्टन कापलन के मुताबिक जो है जो 6 मॉडल्स है इस इंटरनेशनल, इस सिस्टम्स अप्रोच के, 2 ऑलरेडी वो तारीख में वजूद में है, बाकी 4 जो फर्जी है। आप वो उसमें से कुछ चीजें जो है, जिनकी मिसालें हमें काफी हद तक मिलती हैं, चाहे आप एग्री करें, दूसरा बंदा एग्री करे या ना करे, मगर उसके मुताबिक जब उसने कहा था, इस मॉडल्स को तैयार किया था और हमारे सामने, उस वक्त वो कहता था कि सिर्फ 2 की तारीख में मिसाल मिलती है, 4 अभी फर्जी है। ठीक है, तो 6 डिफरेंट मॉडल्स जो है, जो इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा है। पहला बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, दूसरा लूज बाइपोलर सिस्टम, तीसरा द टाइट बाइपोलर सिस्टम, चौथा द हायरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम, पांचवा द यूनिवर्सल सिस्टम, और छठा द यूनिट वीटो सिस्टम। ये था सिस्टम अप्रोच। मुझे उम्मीद है आपने इस लेक्चर का भरपूर फायदा उठाया। मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छे से समझा होगा और मैं आपको अच्छे से इस फ्रेमवर्क, इस सिस्टम्स अप्रोच को समझाने में कामयाब हो गया। शुक्रिया, बखैर।